हाँ जी, आप सबका नमस्कार है इस ऑनलाइन सारथी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और मैं आपका मेज़बान हरीश जानी और आपके लिए लेके आया हूँ जो अपना टॉपिक चल रहा है शैक्षणिक अभिरुचि या शैक्षिक अभिरुचि, जो आपके बीएसटीसी के अंदर अपना खंड स है। और उस खंड स का क्या नाम है? शैक्षणिक अभिरुचि, या इसी का अपन दूसरा नाम पढ़ते हैं शिक्षण योग्यता। और ये आपके लगभग 50 क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो मान के चलो आपको 150 अंक का है। जैसे कि अपन ने पहले वीडियो में डिस्कस किया था कि इसके अंदर सिलेबस में क्या क्या दिया हुआ है, और अपने सिलेबस के अंदर 150 नंबर का क्या है, शैक्षणिक अभिरुचि है। और ये ऐसा टॉपिक है जो आपके सिलेक्शन में बेहद ही महत्वपूर्ण है। और इसके अंदर चाहे आर्ट्स का बच्चा हो, चाहे कॉमर्स का हो, चाहे साइंस का हो, सबके लिए एक समान सा सिलेबस है। और अपन इसको ऐसे करेंगे, लगभग 60 टॉपिक है, तो प्रत्येक टॉपिक को एक एक खंड में पढ़ेंगे और लगभग अपना 20 से 22 घंटे के अंदर ये मैटर रहेगा। और विथ एमसीक्यूज भी अपन सोल्व करेंगे। जैसे एक चैप्टर खत्म हुआ फिर दूसरे में एमसीक्यू सोल्व कर लिए। ठीक है, तो अपना सबसे पहला टॉपिक आता है कि भाई शैक्षणिक अभिरुचि कहा किससे जाता है। देखो, शैक्षणिक का मतलब या शिक्षण का मतलब होता है पढ़ाना। आप किसी को भी पढ़ा रहे हो, कैसे पढ़ा रहे हो, उस पढ़ाने के दौरान आपकी कक्षा कक्ष वातावरण में आपका वातावरण क्या है, दायरा क्या है, बच्चा किस तरह से पढ़ रहा है, बच्चा किस तरह से इंटरेस्ट ले रहा है। उसके अलावा आपकी अभिरुचि कैसी, आपकी अभिवृत्ति कैसी बच्चे के प्रति। मतलब आप क्लासरूम में गए, क्लासरूम में जाने के बाद आप बच्चे को किस तरह से, किस भाव के साथ, किस मनोदशा के साथ पढ़ा रहे हो। इसी को पढ़ने के लिए आपको सरकार पहले से तैयार करेगी। आप जिस दिन शिक्षक बन के विद्यालय में जाएंगे तो जाने से पहले आप उस चीज़ को पहले से जान सके कि मुझे फला छोरे के साथ कैसे पढ़ाना है, फला बच्चे को कैसे पढ़ाना है, ये कोई बच्चा लेट आ रहा है उसको कैसे बात करनी है, किस तरह से करनी है। इस तरह से लेके आपको विभिन्न एनईपी 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी में अपनी शैक्षणिक प्रक्रिया के बारे में क्या क्या बात की गई है, या छोटे बच्चे को मातृभाषा में देना है, राजभाषा में देना है, किस तरह से ज्ञान देना है, उन विभिन्न प्रकार की कक्षाओं को ध्यान में रखते हुए अपन पहले से ही जागरूक हो सके और जान सके। इसके लिए अपने टॉपिक में शामिल किया गया शैक्षणिक अभिरुचि या शैक्षणिक अभिक्षमता या योग्यता, जो भी कहा जाता है। ठीक है, अपन सबसे पहले इसमें टॉपिक लेके चलते हैं जिसका नाम है शिक्षण अधिगम। क्या नाम है अपने टॉपिक का नाम? अपना जो पहला टॉपिक है जिसका नाम है शिक्षण अधिगम। देखो, आपका शिक्षण अधिगम पहला टॉपिक है, लेकिन सबसे बड़ा टॉपिक है। ये एक टॉपिक आपके बाकी वाले 3 टॉपिकों के बराबर है। ऐसा टॉपिक जिसमें लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं 50 में से। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे सरल टॉपिक है। सिर्फ आपके समझ के आधारित पर ही विकसित टॉपिक है। और इसमें से 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, जिसमें फैक्चुअल क्वेश्चन भी आते हैं और अप्लाइड भी आते हैं, जो पहले आपके पूर्व ज्ञान पर आधारित क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि शैक्षणिक अभिरुचि किसे कहा जाता है, शैक्षणिक अधिगम क्या है। अपन देखो, आपका बिना समय खराब किए सीधा पढ़ते हैं और अच्छे समझ के पढ़ते हैं। देखो, मैं आपको यदि समझाऊं कि शिक्षण, देखो शिक्षण का मतलब होता है पढ़ाना। शिक्षण का मतलब क्या होता है? पढ़ाना। और अधिगम का मतलब होता है सीखना। क्या मतलब होता है? सीखना या किसी चीज का ज्ञान प्राप्त करना, या किसी चीज को याद करना। वो चीज आप क्या कहलाती है? अधिगम। और शिक्षण का मतलब क्या होता है? पढ़ाना। अब सर, पढ़ाना मतलब होता है, लेकिन हम इसको कैसे माने? शिक्षण कैसे, क्या चीज़ है? तो देखो, जैसे ही आपकी विद्यालय की 4 दीवारी है, क्यों आप शिक्षक बन के विद्यालय में जाओ, कहीं और तो जाओगे नहीं। इस विद्यालय के अंदर ये आपके गुरुजी बैठे हैं एक टेबल चेयर पे। इधर कक्षा के अंदर नीचे बच्चे बैठे हैं, अपने भाई नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे बैठे हैं। इन बच्चों के बीच में जो सर और बच्चों के बीच में जो अंतःक्रिया हो रही, दोनों के आपस में बीच में क्या हो रही है? जो अंतःक्रिया हो रही है, उस अंतःक्रिया के फलस्वरूप जो भी बच्चे को शिक्षक सिखा रहे हैं, उस सिखाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? शिक्षण कहा जाता है। ऐसी प्रक्रिया जो शिक्षक व शिक्षार्थी के बीच में की जाती है, उसे क्या कहा जाता है? शिक्षण कहा जाता है। और जब शिक्षण प्रक्रिया के फलस्वरूप बच्चा अपने या तो पूर्व ज्ञान, कौन सा ज्ञान? पूर्व ज्ञान, या बच्चा अपना अभ्यास, या बच्चा अपने प्रशिक्षण,
इन तीनों के फलस्वरूप कुछ भी अपने व्यवहार में स्थायी ज्ञान प्राप्त कर लेता है, उसे क्या कहा जाता है? अधिगम कहा जाता है। तो एक बार वापस देखो, शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके अंदर शिक्षक व शिक्षार्थी के बीच में परस्पर अंतरक्रिया होती है, उसे क्या कहा जाता है? शिक्षण कहा जाता है। लेकिन अंतरक्रिया किस प्रकार की? अपनी विषय वस्तु या पाठ्य पुस्तक को लेकर जो अंतरक्रिया होती है उसे क्या जाता है? शिक्षण प्रक्रिया। लेकिन उसके फलस्वरूप अपने पूर्व ज्ञान या अपने अभ्यास या अपने प्रशिक्षण के फलस्वरूप अपने जीवन में कुछ भी नया स्थायी ज्ञान प्राप्त कर लेना ही क्या है? अधिगम है। ठीक है, अब मैं आपको एक डेफिनेशन लिखवा दूं इनकी, तो आप डेफिनेशन देख लो। तो आपके डेफिनेशन पूछते हैं, कई बार पूछते हैं कि शिक्षण प्रक्रिया की डेफिनेशन क्या है, शिक्षण की। और शिक्षण देखो तरीके क्या है, देखो ऐसी प्रक्रिया जिसमें शिक्षक व शिक्षार्थी के मध्य शिक्षक व शिक्षार्थी के मध्य परस्पर अपनी विषय वस्तु के लिए अंतःक्रिया होना, उसे क्या कहा जाता है? उसे शिक्षण प्रक्रिया कहा जाता है। लेकिन दूसरा अपना टॉपिक आता है कि सर अधिगम किसे कहा जाता है? तो सीधा बात है, अधिगम का मतलब सीखना। आप कुछ भी ज्ञान सीख रहे हो, चाहे अपने पूर्व ज्ञान के आधारित पर सीख रहे हो, चाहे किसी चीज़ का अभ्यास करके सीख रहे हो, या फिर किसी के प्रति या किसी का प्रशिक्षण सीख के, किसी की ट्रेनिंग सीख के अपना कोई भी ज्ञान सीख रहे हो, कैसा भी ज्ञान सीख रहे हो, चाहे औपचारिक शिक्षा का हो चाहे अनौपचारिक शिक्षा का हो, उसे क्या कहा जाता है? अधिगम कहा जाता है। तो मैं क्या लिखूँ? ऐसी प्रक्रिया जो अपने पूर्व ज्ञान प्रशिक्षण अभ्यास, इन तीनों है ना, पूर्व ज्ञान प्रशिक्षण अभ्यास, तीनों चीज़ों को याद कर लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, के फलस्वरूप अपने व्यवहार में कैसा परिवर्तन? स्थायी परिवर्तन। इस चीज़ को अंडरलाइन कर लेना, अपने व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लाना ही, अपने व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लाना ही क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। एक बार वापस देख लो, ऐसी प्रक्रिया जो शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य हो, किसको लेकर? अपने पाठ्य पुस्तक या विषय वस्तु को लेकर। लेकिन ऐसी प्रक्रिया जो अपने पूर्व ज्ञान प्रशिक्षण या अभ्यास के फलस्वरूप हो और उसके फलस्वरूप आपके स्थायी व्यवहार में या आपके व्यवहार में जो स्थायी प्राप्ति होती है उसे क्या कहते हैं? अधिगम कहा जाता है। जो स्थायी ज्ञान की प्राप्ति होती है उसे क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। लेकिन फिर इसके अंदर एक टॉपिक आता है कि सर अधिगम और शिक्षण प्रक्रिया में क्या अंतर है। इसमें से पिछले आपके बीएसटीसी में क्वेश्चन पूछा गया कि अधिगम और प्रशिक्षण के बीच में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। अब आपको देखना है, 2-4 अंतर है इसके अंदर। अब हम देखते हैं अंतर कौन कौन से है। देखो, ये तो आपकी हो जाएगी शिक्षण प्रक्रिया, शिक्षण, और ये आपका है अधिगम। मोटा मोटा अंतर देख लो, 2-4 अंतर है, ज़्यादा अंतर है नहीं। लेकिन अंतर आपकी सोच के ऊपर है। देखो कैसा अंतर है। पहला अंतर क्या है? देखो, शिक्षण कैसी चीज़ है बताओ? शिक्षण एक प्रक्रिया है। देखो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो एक ये प्रक्रिया, एक प्रोसेस है, इसके अंदर मैं कुछ नया नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ आपको एक पढ़ा रहा हूँ। शिक्षण सिर्फ एक क्या है? प्रक्रिया है। लेकिन अधिगम क्या है? अधिगम आप पढ़ भी रहे हो मेरे से, एक प्रक्रिया है, लेकिन उस पढ़ने के बाद आप क्या दे रहे हो? परिणाम भी दे रहे हो, कुछ नया काम कर रहे हो, कुछ नया अपने व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लेके आ रहे हो। तो अधिगम क्या है? अधिगम प्रक्रिया प्लस परिणाम दोनों है। इस चीज़ का ध्यान रखना कि शिक्षण सिर्फ एक प्रक्रिया है, जबकि अधिगम प्रक्रिया और परिणाम दोनों है। पहला अंतर तो ये है। देखो, शिक्षण क्या है? सिर्फ एक प्रक्रिया है,
लेकिन अधिगम क्या है? अधिगम आपके एक प्रक्रिया भी है और प्रक्रिया के साथ साथ क्या है? प्रक्रिया के साथ साथ परिणाम भी है अधिगम। वापस डिफरेंस देख लो, मैं आपको सिर्फ पढ़ा रहा हूं तो क्या कर रहा हूं? सिर्फ एक प्रोसेस कर रहा हूं, मेरा प्रोसेस है पढ़ाने का। लेकिन आप पढ़ने के बाद कुछ सीख भी रहे हैं, उस प्रोसेस का फॉलो भी कर रहे हैं और फिर अपना रिजल्ट भी दे रहे हैं। अधिगम आप सीखने के अनुसार ही अपना उत्तर दोगे ना। तो कुल मिला के बात यह है कि शिक्षण एक प्रक्रिया है, जबकि अधिगम प्रक्रिया भी है और परिणाम भी। ये तो आपका पहला हो गया। लेकिन दूसरा अंतर देखो मोटा मोटा, कि शिक्षण है, शिक्षण का मतलब पढ़ाना। मैं आपको कहाँ पढ़ा सकता हूँ? मैं किसी निश्चित स्थान पे पढ़ाऊंगा, या तो स्कूल में पढ़ाऊंगा, या कोचिंग में पढ़ाऊंगा, या घर में पढ़ाऊंगा, और वातावरण भी फिक्स होगा। ऐसे थे नहीं मैं आपको धूप में बैठ के पढ़ा दूं या आंधी तूफान में पढ़ा दिया। तो शिक्षण आपको निश्चित स्थान और निश्चित वातावरण के अंदर ही प्राप्त होगा। अधिगम, अधिगम का मतलब होता है सीखना। आप कहीं भी सीख सकते हो भाई, जरूरी नहीं आप स्कूल में सीखो, कोचिंग सीखो। आप कहीं रोड पे जा रहे हो, पत्थर लगा आपको, तो आपने क्या सीखा कि पत्थर से लगने पे मेरे चोट आ सकती, तो आपने पत्थर को खिसका कहीं और रख दिया। ठीक है। मानो आप कहीं जा रहे हो, पीछे कुत्ता आया भौंक रहा है, आपको डर लगा भाई कुत्ता काट ले, आप क्या हुआ, कुत्ते की भौंक सुन के सीधा पेड़ के ऊपर चढ़ गए। तो आपको पूर्व ज्ञान था कि कुत्ते के भौंकने से, कुत्ते के काटने से इंसान की मृत्यु हो सकती है, इसलिए मेरे को भाग के कहाँ पेड़ के ऊपर चढ़ लेना चाहिए। इस तरह से अपने पूर्व ज्ञान के आधारित पर किसी भी फिक्स वातावरण नहीं होता, निश्चित स्थान नहीं होता है। लेकिन शिक्षण प्रक्रिया के अंदर एक निश्चित स्थान होता है और निश्चित वातावरण होता है। लेकिन अधिगम के अंदर कैसा वातावरण होता है? स्वतंत्र वातावरण, कहीं भी अपन अधिगम कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा सेकंड आपका मोटा मोटा अंतर क्या है कि शिक्षण है वो एक निश्चित स्थान। कैसा स्थान होगा? एक तो एक आपका निश्चित स्थान होगा और उस निश्चित स्थान के साथ एक निश्चित वातावरण होगा। उस वातावरण के अंदर ही आप शिक्षण प्रक्रिया कर सकते हो, बाकी बाहर आप कहीं भी नहीं कर सकते। लेकिन आपकी अधिगम कैसा होगा? अधिगम के अंदर आपका कैसा वातावरण होगा? स्वतंत्र वातावरण होगा। कैसा वातावरण होगा? स्वतंत्र वातावरण। और आप अधिगम कहीं भी कर सकते हो, हर समय, हर टाइम, चाहे रात हो चाहे दिन हो, आप अधिगम कहीं भी कर सकते हो, आप सीख कहीं भी सकते हो। ठीक है। दो अंतर तो आपके ये हो गए। आपका तीसरा अंतर क्या है कि शिक्षण प्रक्रिया है, लेकिन शिक्षण प्रक्रिया आप अकेले तो नहीं कर सकते। जैसे मैं पढ़ा रहा तो मैं अकेला किसको पढ़ाऊंगा? जब मेरे सामने बच्चे होंगे उसी को पढ़ाऊंगा। तो शिक्षण प्रक्रिया एक इंसान से तो होगा नहीं, उसके लिए कम से कम 2 या 2 से अधिक चाहिए। तो ये मैं कह सकता हूं कि भाई 2 या 2 से अधिक मतलब कोई क्या बनेगा? समूह बनेगा। तो शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है, शिक्षण एक सामूहिक प्रक्रिया है। भाई शिक्षण अकेला कैसा करेगा? इंसान अकेला कैसा पढ़ाएगा? तो उसके लिए समूह चाहिए। तो शिक्षण कैसी प्रक्रिया है? शिक्षण सामूहिक प्रक्रिया है। लेकिन अधिगम व्यक्ति अकेला सीख सकता है, किसी के साथ सीखता है। लेकिन अधिगम कैसी है? अधिगम व्यक्तिपरक अभिक्रिया है। शिक्षण कैसी है? सामूहिक प्रक्रिया। लेकिन अधिगम कैसी है? अधिगम एकल प्रक्रिया है। ठीक है, या व्यक्तिपरक अभिक्रिया है। ठीक है। तीसरा आपका अंतर यह है, क्या है कि आपका जो शिक्षण है, शिक्षण कैसा है? शिक्षण आपकी सामूहिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? लेकिन जो आपका अधिगम है, अधिगम आपका कैसा है? अधिगम आपका व्यक्तिगत, अधिगम आपकी कैसी प्रक्रिया है? व्यक्तिगत प्रक्रिया। ये तो आपके 3 मोटे मोटे हो गए अंतर। फिर सोचो चौथा क्या हो सकता है इसके अंदर? चौथा देखो कि शिक्षण है, शिक्षण एक निश्चित आयु तक होगा या निश्चित अवधि तक होगा। आप कब तक पढ़ेंगे भाई? जब तक आप 25-30 साल, ऐसा था नहीं आप लाइफ टाइम 100 साल तक पढ़ते रहेंगे, ऐसा था नहीं। जो कहने का अर्थ है कि जो आपकी शिक्षण प्रक्रिया वो निश्चित अवधि तक है। निश्चित अवधि मतलब क्या होता है? मानो कि आपको कॉलेज करनी, तो आप कॉलेज तक ही पढ़ोगे, आगे क्यों पढ़ोगे? लेकिन अधिगम तो आप जीवन पर्यंत चलता रहता है, सीखते ही रहते हो। तो चौथा उत्तर क्या हो जाएगा आपको? चौथा पॉइंट कि शिक्षण प्रक्रिया है वो एक निश्चित अवधि के लिए, निश्चित आयु तक चलता है। लेकिन जो आपका अधिगम है, अधिगम कैसे? जीवन पर्यंत चलता रहता है। आप जीवन में कुछ ना कुछ सीखते ही है ना। जैसे अपन कोई बड़ा आदमी है, गाँव जाता है, बूढ़ा आदमी के पास बैठता है कि थोड़ा उससे ज्ञान सीखता है। बूढ़े आदमी बताते हैं पहले ऐसे होता था, खेत को ऐसे जोतते हैं, खेत में पानी आता है, मेड़ ऐसे बनाते हैं। तो विभिन्न प्रकार के जो भी सीखना आता है वो क्या? अधिगम है। अधिगम अपन कैसा है कि जीवन पर्यंत सीखते हैं। ठीक है। तो आपका चौथा हो क्या है इसके अंदर कि जो आपका शिक्षण प्रक्रिया है वो निश्चित अवधि तक है। कैसा अवधि तक है? शिक्षण प्रक्रिया वो आपकी कितनी है? निश्चित अवधि तक है। लेकिन अधिगम आपका कितना चलता है? अधिगम आपका जीवन पर्यंत चलता है। अधिगम कब तक चलता है? जीवन पर्यंत चलता है। लेकिन 5वां पॉइंट देखो कि मान के चलो कि आप शिक्षण प्रक्रिया कर रहे हो,
तो ये तो तय है कि आप शिक्षण प्रक्रिया करोगे तो कुछ ना कुछ आप सीख के जाओगे। तो शिक्षण के फलस्वरूप आप अधिगम तो कर सकते हो, लेकिन मान लो आप अधिगम कुछ भी सीख रहे हो तो जरूरी थोड़ी आप पढ़ रहे हो या आप कुछ कर रहे हो, शिक्षण कर रहे हो। तो कहने का मतलब ये है कि शिक्षण के फलस्वरूप आप अधिगम तो कर सकते हो, लेकिन अधिगम के फलस्वरूप शिक्षण हो ये कोई जरूरी नहीं है। जरूरी थोड़ी आप कोई पढ़ाए तो ही आप सीखो, बिना पढ़े तो आप सीख सकते हो ना, अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर सीख सकते हो ना। तो कहने का मतलब ये है कि शिक्षण प्रक्रिया के फलस्वरूप आप अधिगम कर सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप अधिगम के फलस्वरूप क्या करो, शिक्षण प्रक्रिया करो। ठीक है, तो आपका पांचवा मोटा मोटा क्या हो गया इसके अंदर डिफरेंस कि शिक्षण के फलस्वरूप शिक्षण के फलस्वरूप अधिगम होता है, बिल्कुल होता है सर। क्या आप पढ़ोगे तो कुछ हम सीख ही जाएंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अधिगम के फलस्वरूप शिक्षण प्रक्रिया हो ही हो, कोई जरूरी नहीं है। क्या शिक्षण के फलस्वरूप शिक्षण, अधिगम के फलस्वरूप शिक्षण प्रक्रिया हो ये जरूरी नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सीख रहे हो इसका मतलब पढ़ रहे हो, कोई ज़रूरी नहीं है, आपको दूसरी चीज़ भी सीख सकते हो ना। तो कहने का मतलब ये है कि शिक्षण प्रक्रिया के फलस्वरूप अधिगम तो हो सकता है, लेकिन अधिगम के फलस्वरूप शिक्षण प्रक्रिया नहीं होती। तो वापस देख लो मोटे मोटे 5 अंतर क्या है। पहला अंतर है शिक्षण एक प्रक्रिया है। शिक्षण कैसी प्रक्रिया है? शिक्षण एक प्रक्रिया है। लेकिन अधिगम कैसी है? अधिगम प्रक्रिया भी है और परिणाम भी है। दूसरा क्या है? शिक्षण है जो आपके निश्चित स्थान पर होगा और निश्चित वातावरण के अंदर होगा, लेकिन अधिगम वो कैसा वातावरण? अधिगम का आपका स्वतंत्र वातावरण। अधिगम आपका कहीं भी हो सकता है, जरूर थोड़ी एक जगह पे होगा। आप विद्यालय में सीख सकते हैं, आप घर पे सीख सकते हैं, आप किसी फोन पे भी सीख सकते हैं। और तीसरा आपका क्या है? शिक्षण वो अकेला व्यक्ति नहीं कर पाएगा, वो किसी समूह में करेगा या दो से व्यक्ति के साथ करेगा या दो से अधिक बच्चों के साथ करेगा। अर्थात ये कैसी प्रक्रिया? सामूहिक प्रक्रिया है। लेकिन अधिगम कैसी है? अधिगम आपकी व्यक्तिगत प्रक्रिया है। अधिगम इंसान अकेला सीखेगा, कोई जरूरी नहीं किसी 2 इंसान के साथ बैठकर, आप अकेले भी सीख सकते हैं ना अधिगम। और चौथा आपका क्या है कि ये निश्चित अवधि तक होता है। आपको शिक्षण है जब निश्चित अवधि तक होगा, आप निश्चित समय तक पढ़ पाएंगे, बाद में थोड़ी पढ़ेंगे एक एज लिमिट होने के बाद। लेकिन आपका जो अधिगम है जो आपका जीवन पर्यंत चलता रहता है। आप जब तक मरेंगे नहीं तब तक आप कुछ ना कुछ जीवन में नया सीखते रहते हैं। और लस्ट क्या है कि शिक्षण के फलस्वरूप अधिगम हो सकता है, लेकिन अधिगम के फलस्वरूप शिक्षण प्रक्रिया हो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ठीक है, अब आप इसका एक फटाक से एक स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड होता हूँ। और इसमें से फिक्स है एक क्वेश्चन आएगा, 100% आएगा। और पिछली बार 2012 से लेकर 2024 तक फिक्स एक न एक क्वेश्चन इसमें से आया है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? ठीक है, आगे देखो। अब सर आपने ये तो बता दिया कि शिक्षण प्रक्रिया किसे कहते हैं, अधिगम किसे कहते हैं, लेकिन सर कई बार क्वेश्चन पूछता है कि शिक्षण के चर कितने होते हैं, शिक्षण के प्रकार कितने होते हैं, सर शिक्षण के उपागम कितने होते हैं। तो अब देखो कि सबसे पहले अपन टॉपिक पढ़ते हैं कि सर शिक्षण के चर कितने होते हैं। तो अपना नया टॉपिक क्या आता है कि शिक्षण के चर। ये सबसे बड़ा टॉपिक है आपका, लेकिन सबसे ज़्यादा नंबर देने वाला है। तो आपने कई बार पढ़ा होगा कि शिक्षण प्रक्रिया एक इंसान के बीच में तो होगी नहीं, कम से कम 2 व्यक्ति तो चाहिए होते हैं। तो शिक्षण प्रक्रिया वो क्या है कि शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य अपनी विषय वस्तु को लेकर की जाने वाली चर्चा को क्या कहते हैं? शिक्षण प्रक्रिया कहते हैं। लेकिन अपन कह रहे हैं सर शिक्षण के चर। चर का मतलब वही होता है कि शिक्षण करते हैं इसमें कितने कितने आदमी मौजूद रहते हैं, क्या चीज़ होती है। तो शिक्षण के चर अपन देखते हैं। तो शिक्षण के चर कितने होते हैं? शिक्षण के चर 3 होते हैं सर। कौन होता है भाई सर? 3 चर होते हैं। अब सर 3 होते हैं तो लेकिन होते कौन से आप ये भी बताओ। मैं देखो शिक्षण के चर देखो, पहला चर होता है आपका, देखो आपके विद्यालय में तो गुरुजी होंगे जिसे मैं कहूँगा शिक्षक, एक आप होंगे पढ़ने जाएंगे तो जिसे मैं कहूँगा शिक्षार्थी, या आपको परीक्षा कुछ भी पूछ ले, परीक्षा में शिक्षार्थी की जगह बालक पूछ ले, या आपको विद्यार्थी पूछ ले, या आपको छात्र कुछ भी पूछ सकता है। और ये जब दोनों आपस में परस्पर क्रिया कर रहे हैं तो इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो काम होगा। तो तीसरा आपको होता है मध्यस्थ। मध्यस्थ चर कैसा होता है? मध्यस्थ चर। तो वापस देख लो, आपके 3 प्रकार के चर होते हैं शिक्षण के। पहला होता है शिक्षक, दूसरा होता है शिक्षार्थी, बालक, विद्यार्थी, बालिका कुछ भी, तीसरा आपको होता है मध्यस्थ चर। दोनों के बीच में कौन कार्य करता है। तो वापस देख लो, शिक्षक जो आपका होगा वो कैसा चर होगा आपका भाई?
शिक्षक आपका जो होगा वो होगा स्वतंत्र चर। देखो विद्यालय के अंदर शिक्षक खुला खुला घूमता है, जब इच्छा होती तब क्लास में आता है, जब इच्छा होती किसी टीचर को किसी बच्चे को मार सकता है, किसी बच्चे से कुछ भी करा सकता है ना। होता है ना, जैसे शिक्षक क्लास में आया, जैसे मैं आया मैंने खड़ा कर दिया, भाई खड़ा हो रे, इसका उत्तर बता। आपको लगे यार ये सर तो यार फालतू में पूछ रहे हैं, इतनी क्या दादागिरी कर रहे हैं, मैं तो पढ़ के ही नहीं आया, लेकिन मैंने बात ही नहीं की फिर ही मेरे से पूछ रहे हैं। तो शिक्षक कैसा चर है? शिक्षक आपका कसम के स्वतंत्र है, शिक्षक कुछ भी कर सकता है। जब शिक्षण प्रक्रिया का शिक्षक कुछ भी, शिक्षक किसी खड़ा करके मार भी सकता है, शिक्षक खड़ा होकर किसी पाठ पढ़ा सकता है, कुछ भी करा। शिक्षक बोले ये छोरा जा पानी की लोटा लेके आ मेरे लिए, तो ये भी तो कर सकता है ना। तो शिक्षक कैसा चर है? स्वतंत्र। और इसी का दूसरा नाम क्या है? प्राथमिक चर। कैसा चर है? प्राथमिक चर। और या फिर इसी को मैं बोलता हूँ सिखाने वाला। आपको कौन सिखाएगा विद्यालय के अंदर? सिखाने वाला। कौन सिखाएगा? अध्यापक सिखाएगा, गुरुजी सिखाएंगे, मास्टर जी सिखाएंगे। लेकिन दूसरा आपका चर है बालक। बालक कैसा चर है सर? बालक यदि बालक आपका है आश्रित चर। आश्रित का मतलब कैसे हुआ कि बालक शिक्षक के ऊपर आश्रित है, कि शिक्षक मुझे तीसरा पाठ पढ़ाएगा तभी मैं पाठ पढ़ूंगा, पहले तो मैं नहीं पढ़ूंगा। भाई अपन कई बार घर में बहस करते हैं, नहीं नहीं मम्मी पापा आप झूठ बोल रहे हो, सर ने तो हमें ऐसे बताया था। तो आप शिक्षक के प्रति आप क्या है? आश्रित है। तो विद्यार्थी कैसा चर है? आश्रित चर है। और इसी को अपन दूसरा नाम बोलते हैं द्वितीयक चर। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी चर। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं द्वितीयक चर। और या फिर मैं ये कहूँ सीखने वाला। सिखाने वाले कौन? गुरुजी। सीखने वाला बालक। ठीक है। और तीसरा होता है मध्यस्थ चर। अब ये बताओ, जब शिक्षक सिखा रहे हैं, शिक्षार्थी सीख रहा है, तो क्या सीख रहा है बताओ? किसी पाठ्य पुस्तक को सीख रहा है या अपनी विषय वस्तु को लेकर सीख रहा होगा ना। तो दोनों के बीच में मध्यस्थ का काम कौन करता है? मध्यस्थ का आपका काम करता है आपकी पाठ्य पुस्तक या आपकी जो विषय वस्तु है, या तो जो आपकी पाठ्य पुस्तक है या जो आपका विषय वस्तु है, वो क्या है आपका? वो आपका मध्यस्थ चर है। ठीक है। पिछली बार आपके BSTC के अंदर, BSTC 2024 के अंदर क्वेश्चन आया था। 2024 के अंदर क्या क्वेश्चन आया था? निम्नलिखित में से आश्रित चर कौन सा है? निम्नलिखित में से आश्रित चर कौन सा है? तो आश्रित चर कौन सा आपका? बालक है। अब बालक की जगह आपको विद्यार्थी दे सकते हैं, शिक्षार्थी दे सकते हैं, छात्र छात्राएं दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, या आपको ऐसे बोल सकते हैं सीखने वाला, द्वितीय, कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है। इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके कई बार की सुनाते हैं, वापस देख लो। शिक्षक हमारे गुरुजी स्वतंत्र चर है। क्लास में आए गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं, गुरुजी की मूड हुआ पढ़ाने का नहीं पढ़ाएंगे, गुरुजी का मूड हुआ सारी सुनाने का सारी सुनाएंगे, गुरुजी का मूड हुआ नहीं चलो बाहर चलो बच्चे खेलते हैं, या खड़ा हो भाई पानी की लोटा लेके आ मेरे को। सर गुरु कुछ भी करा सकता है, भाई हमारा गुरु है। और वो कैसा चर है? प्राथमिक चर है। और अपने को सिखा रहा है तो कैसा? सिखाने वाला। लेकिन दूसरा कौन है? बच्चा। बच्चा आश्रित है, किसके ऊपर आश्रित है? अपने गुरु के ऊपर आश्रित है, तो उसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी या फिर द्वितीय चर भी बोलते हैं। और सीखने वाला है। और तीसरा आप कैसा? मध्यस्थ चर। जैसे क्या मध्यस्थ मतलब? किसके बीच में? या तो पाठ्य पुस्तक सिखाएगा या अपनी जो विषय वस्तु उसके ऊपर चर्चा करेगा। तो ये तो आपका क्या हो गया? शिक्षण के चर हो गए। शिक्षण के चर कितने हो गए? 3 हो गए, प्राथमिक, द्वितीयक और मध्यस्थ। ठीक है, नहीं भूलोगे ना, 100% क्वेश्चन आएगा, यहाँ से रट लो इसको। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ले लिया स्क्रीनशॉट? अब देखो अगला देखो कि सर ये तो ठीक है शिक्षण प्रक्रिया हो रही है, लेकिन सर शिक्षण प्रक्रिया हमारे कराते कौन है स्कूल में? अब ये तो अपने पता सर शिक्षण प्रक्रिया गुरुजी कराते हैं। तो गुरुजी की हमारी भूमिका क्या क्या होती है? हमें गुरुजी कैसे मिलने चाहिए स्कूल में, ताकि हम सरस रूप से बिना डरे बिना बोझमुक्त शिक्षा के हम अच्छे से पढ़ सके। तो अगला टॉपिक आते हैं, आपके विद्यालय में जो शिक्षक होती है उस शिक्षक की भूमिका क्या होती है? किसकी भूमिका? हमारे शिक्षक की भूमिका कैसी होती है? शिक्षक कैसा शिक्षक? अच्छा शिक्षक। गुरुजी हमारे मार्ट साहब कैसा होना चाहिए? तो अगला क्वेश्चन आता है कि हमारे शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए। तो फटाफट देखो मैं आपको समझा दूं। पहले देखो, ऐसा शिक्षक होना चाहिए जिसका संप्रेषण कौशल अच्छा हो। अब क्लास में ऐसे गुरुजी जिसको कुछ बोलना ही नहीं आता है, भाई गुरुजी क्या बोल रहे हैं बच्चे कुछ और सुन रहे हैं, तो क्या होगा? तो ऐसे शिक्षक जिसका संप्रेषण कौशल अच्छा हो। ऐसा शिक्षक जो कैसा? मधुर भाषी हो, बहुत ही मीठा बोलता हो, बहुत ही अच्छा बोलता हो, बहुत ही शुद्ध बोलता हो। ऐसा गुरुजी जिसकी उच्चारण की गति कैसी हो? शुद्ध उच्चारण हो, एकदम अच्छा बोलता हो, सार्थक बोलता हो, अपने लय गति ताल में बोलता हो। ऐसे गुरुजी जो प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए पढ़ाता हो। व्यक्तिगत विभिन्नता क्या होती है? कि अपने विद्यालय में अपन मान चले विभिन्न प्रकार के बच्चे आते हैं। कुछ बच्चे ऐसे आते हैं जो एकदम मंदबुद्धि होते हैं,
कुछ ऐसे होते हैं जो मीडियम औसत दर्जे के होते हैं, कुछ बहुत ही हाई लेवल के प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं। तो इन तीनों बच्चों को एक साथ किस तरह से समायोजन करके गुरुजी कक्षा के अंदर पढ़ाते हैं, उसको अपन बोलते हैं कैसा, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए। सारी बच्चों का सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, सब प्रकार के स्तर को ध्यान में रखे, बच्चे की विभिन्न प्रकार की विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए बच्चों को समावेश करके पढ़ाना, वो गुरुजी क्या कहलाएंगे, व्यक्तिगत विभिन्नताओं वाले गुरुजी कहलाएंगे। 3 तो ये हो गई। फिर एक ऐसा होता है, ऐसे गुरुजी जो कक्षा का वातावरण एकदम सरस बनाए, निरस ना बनाए। जैसे बच्चा बोर हो रहा है, बच्चा नींद उबासी ले रहा है, सर पढ़ा रहे हैं, बच्चा यूं करके बैठा है, ऐसा अपना गुरुजी कक्षा में नहीं आना चाहिए। ऐसे गुरुजी है जब आपको कक्षा में पढ़ने में रुचि आए, आप इंतजार करें कि 12 बज गए, 12:15 सर का क्लास है, वो सर कब आएंगे, तो वैसा आपको अंदर से भाव आना चाहिए। ऐसा होता है ना आपके स्कूल में, वैसा आपको अंदर से क्या आना चाहिए, भाव आना चाहिए। और चौथा, ऐसे गुरुजी आए जो आपके औपचारिक मतलब कक्षा में पढ़ा रहे हैं प्लस आपके अनौपचारिक शिक्षा पर भी ध्यान दे। कैसी अनौपचारिक शिक्षा, कि हम घर जाने के बाद हम खेल कूद में कैसे हैं, हम संगीत में कैसे हैं, हम गीत गाने में कैसे हैं, हम डांस करने में कैसे हैं, हम विद्यालय की विभिन्न प्रकार की क्रियाकलाप में हम करने वाले कैसे हैं, हम खेल कूद में कैसे हैं, राज्य स्तर पर परीक्षाओं में हम किस तरह से जा रहे हैं। तो आपकी अनौपचारिक शिक्षा को भी गुरुजी ध्यान रखने वाले होने चाहिए। तो ये 4-5 मोटे मोटे गुरुजी की विशेषता है, ऐसा आपकी गुरुजी होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ऐसे गुरुजी जो अपने व्यावसायिक अभिवृत्ति के प्रति सकारात्मक रुख रखता हो, और ऐसा गुरुजी जो अपने विद्यालय समय पर आने और समय पर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता हो, ऐसे गुरुजी हमारे होने चाहिए। तो ये 6-7 पॉइंट है, मैं फटाफट लिखाता हूँ, आप भी साथ साथ लिख लो या नोट्स बना लो। देखो, सबसे पहले ऐसे गुरुजी होने चाहिए जो गुरुजी कैसे हो, मधुर भाषी हो। कैसे हो, मधुर भाषी। ठीक है, मधुर भाषी मतलब मीठे बोलने वाले या अच्छे बोलने वाले। ऐसे गुरुजी जिनका उच्चारण कैसा हो, जिनका उच्चारण कैसा हो, शुद्ध हो। कैसा हो, शुद्ध उच्चारण हो। फिर ऐसे गुरुजी जो अपनी औपचारिक शिक्षा के साथ कौन सी शिक्षा पर भी ध्यान दे, वैसे गुरुजी जो अपनी औपचारिक शिक्षा के साथ अनौपचारिक शिक्षा पर भी ध्यान दे। ऐसे गुरुजी हम तो स्कूल में बुलाएंगे भाई साहब, दूसरे हम गुरुजी बुलाएंगे ही नहीं। क्यों बुलाएंगे हम? औपचारिक प्लस अनौपचारिक शिक्षा पर बल देने वाले गुरुजी। ठीक है। और चौथा आपका क्या कहेंगे, ऐसे गुरुजी हमारे होने चाहिए जो गुरुजी क्या करे हमें, वो हमारे कक्षा का वातावरण कैसा बनाए, वो हमारे कक्षा का वातावरण सरस बनाए। क्या बनाए, कक्षा का वातावरण कक्षा का मतलब माहौल होता है ना। अपन देखते हैं गुरुजी आ रहे हैं, कोई सो रहे हैं, पीछे पासबुक खोल के बैठा है, नींद ले रहा है, उबासी ले रहा है, किसी के मार रहा है, फिर अपन कहते हैं सर अन तुम्हारी चूंटियों भर दियो सर, है ना। तो कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए, तो सरस होना चाहिए। और प्लस ऐसे गुरुजी जो कक्षा को कैसे रखे, रुचिपूर्ण रखे, जिसमें प्रत्येक बच्चे की कैसी हो, रुचि हो, बच्चे को क्या है, आनंद आए, पढ़ने मजा आए, वेट करे सर हरीश जी सर का पीरियड कब आएगा, हम तो उस समय पढ़ेंगे। तो इस तरह का जो होता है आपका कौन कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए, तो सरस होना चाहिए और एक रुचिपूर्ण होना चाहिए। और एक ऐसा गुरुजी जो बच्चे के सर्वांगीण विकास पर ध्यान देता हो, जो बच्चों को क्या करता हो, सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण का मतलब बच्चे का 360 डिग्री विकास। बच्चे का प्रिय फल कैसा है, बच्चे का प्रिय खेल कौन सा है, बच्चा भाषा दक्षता में कैसा है, बच्चा गणित संक्रियाओं में कैसा है, बच्चा व्याकरण में कैसा है, बच्चा हिंदी में कैसा है, बच्चा सामाजिक में कैसा है, विभिन्न प्रकार के ध्यान देके बच्चों का 360 डिग्री समग्र विकास करे, वो कौन सा कह रहे हैं, सर्वांगीण विकास। फिर हमारे कक्षा में ऐसे गुरु होने चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट है ये, जो प्रत्येक बच्चे की वैयक्तिक विभिन्नताओं पर ध्यान दे। कैसी विभिन्नताओं पर ध्यान दे, वैयक्तिक विभिन्नताओं पर। व्यक्ति विभिन्नताओं पर ध्यान देकर सभी को एक समावेश स्थिति में करके, समान स्थिति में करके सभी बच्चों को पूर्ण रूपेण सही तरह से ज्ञान दे, वैसे हमारे गुरुजी चाहिए। और एक ऐसे गुरुजी जो अपने कर्तव्यों का समय समय पर, अपने कर्तव्यों का सही व समय अनुसार क्या करे, निर्वहन करे। तो ये आपके शिक्षक की भूमिका आपके शिक्षण प्रक्रिया में होनी चाहिए। पहली कौन सी, कि सर एक तो हमारा शिक्षक मधुर भाषी होना चाहिए, बोलने में बड़ा मीठा होना चाहिए,
बोलने में मीठा का मतलब ऐसे नहीं प्यार से बात करें, ऐसे जो हमके उन पढ़ाया हुआ हमारे क्या हो जाए बिल्कुल समझ में आए। और एक ऐसे गुरुजी जिनका उच्चारण कैसा हो, एकदम शुद्ध हो, अच्छा बोलते हो सर, मीठा बोलते हो, अच्छे से बोलते हो, हमको समझ आए जैसे क्या बोल रहे। मैं कह रहा हूँ कहाँ जा रहे हो, तो आपको समझ में आना चाहिए कि सर कह रहे आप कहाँ जा रहे हो, है ना। ऐसा नहीं सर कह रहे कहाँ जा रहे हो, आपको क्या सर क्या कर रहा हूँ, ऐसे नहीं होना चाहिए, है ना। और तीसरा होना चाहिए सर आपको औपचारिक शिक्षा, कक्षा में क्या पढ़ा रहा हूँ, उसके अलावा आप कक्षा के अलावा क्या गतिविधि कर रहे हैं, आप क्या किताब पढ़ रहे हैं, खाली टाइम में लाइब्रेरी में जा रहे हो, आप क्रिकेट खेल रहे हो, फुटबॉल खेल रहे हो, लंबी कूद कर रहे हो, क्या कर रहे हो, विद्यालय में कैरम बोर्ड खेल रहे हो, चौक से खेल रहे हो, कुछ ना कुछ कर रहे होंगे ना, उस पर भी बल दे। और कक्षा का वातावरण कैसा रखे, सरस रखे और रुचिपूर्ण रखे, आपको मजा आए कक्षा के अंदर पढ़ने में भाई साहब। ऐसे नहीं एक सर आए आप कक्षा में यूं करके बैठे हो, नींद ले रहे हो, सर आगे पढ़ा रहे हो, वैसे ऐसा नहीं होना चाहिए, एकदम मतलब सरसपूर्ण होना चाहिए ताकि आपको मजा आए पढ़ने के अंदर। और एक ऐसा जो आपका सर्वांगीण विकास करे, कैसा विकास करे, सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास कैसे, जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं विद्यालय में जो सिर्फ पढ़ने में होशियार होते हैं, उनको घर पे बोलना नहीं आता है, किस तरह बड़ों का आदर सद्भाव करते हैं, है ना, उसको बोलते हैं अंतर्मुखी व्यक्ति। तो ऐसा शिक्षक हो जो बच्चे को अंतर्मुखी से बहिर्मुखी की ओर व्यक्ति बनाए, वो समाज में भी अपना कुछ पक्ष रखे, घर में भी रखे, विद्यालय में रखे, इस तरह का होना चाहिए बच्चे का सर्वांगीण विकास। और ऐसा शिक्षक जो प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान रखकर और प्रत्येक बच्चे को समावेश या एकीकृत शिक्षा दे, उसका शिक्षक होना चाहिए। और एक अपना शिक्षक ऐसा होना चाहिए जो अपने कर्तव्यों का सही समय पर और समय समय पर निर्वहन करे। और एक आपका कैसा होना चाहिए शिक्षक, जिसका संप्रेषण कौशल कैसा हो, अच्छा हो, कैसा कौशल अच्छा हो, संप्रेषण कौशल। संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन स्किल, आपका एक टॉपिक आएगा आगे, संप्रेषण कौशल क्या होता है ना, उसमें पढ़ेंगे विस्तृत रूप से। संप्रेषण कौशल मतलब जो शिक्षक बोल रहे हैं आपको बराबर सुनाई देना चाहिए, शिक्षक कैसे बोल रहे हैं आप उसे वापस भाषा में उसका ज्ञान का आदान प्रदान हो, उसे कहते हैं संप्रेषण कौशल। इस तरह के आपके ये 8 टॉपिक है, फटाफट इसकी स्क्रीनशॉट ले लो कि हमारे गुरुजी कैसे होते हैं भाई, गुरुजी किस तरह के होने चाहिए। ठीक है, ले लिया, आगे बढ़ूँ मैं। अब देखो अगला टॉपिक आता है कि सर आपने शिक्षण प्रक्रिया पढ़ा लिया, शिक्षण प्रक्रिया और अधिगम में क्या क्या अंतर होता है आपने ये भी पढ़ा दिया। अब सर आपने पढ़ा दिया कि शिक्षक की भूमिका क्या होती है, फिर आपने ये पढ़ा दिया शिक्षण के चर कितने होते हैं। अब सर ये पढ़ा दो कि हमारे शिक्षण की अवधारणा क्या क्या होती है, कि सर किन किन वैज्ञानिकों ने हमारे शिक्षण की अवधारणा दी है। आपको सिर्फ 2 अवधारणा पढ़नी है और उन 2 अवधारणाओं में से लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, चाहे पीटीटी का हो चाहे बीएसटीसी का हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे सरल टॉपिक है। थोड़ा सा ध्यान देना कि सर शिक्षण की अवधारणा क्या है, फला कौन से वैज्ञानिक ने किस किस तरह की अवधारणा दी, तो आपको 2 प्रकार की अवधारणा पढ़नी है। अगला आपका टॉपिक है कि शिक्षण की अवधारणा क्या है। क्या टॉपिक है, शिक्षण की अवधारणा। आप साथ साथ नोट्स बना रहे हैं ना, नोट्स बनाते जाना, इनमें से क्वेश्चन आएंगे और पिछली बार आए भी है। देखो शिक्षण की अवधारणा आपकी 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। अब सर 2 प्रकार की आप कह रहे हो तो मान लेते 2 प्रकार की होती है, लेकिन ये तो बताओ सर कौन कौन सी होती है 2 प्रकार की। देखो एक ऐसी शिक्षा, ऐसा शिक्षण जो एकदम कैसा हो, संकुचित हो, कैसा हो, संकुचित, बहुत ही छोटा ज्ञान हो, ज़्यादा बड़ा ना हो, अपने बस कक्षा के अंदर रहे हो। और एक ऐसा शिक्षण प्रक्रिया, ऐसा शिक्षण जो कैसा हो, व्यापक हो, कैसा हो, व्यापक, कम्प्रहेंसिव, मतलब बहुत ज़्यादा फैला हुआ, जिसका दायरा विस्तृत हो। तो कोई भी पूछे शिक्षण की अवधारणा कितनी है, शिक्षण की अवधारणा 2 है। पहली ऐसी अवधारणा जो कैसी हो, संकुचित, और एक है व्यापक। संकुचित का मतलब है बहुत ही छोटा दायरा, जैसे मैंने ये बोल दिया भाई ये इसकी अवधारणा क्या है, संकुचित। क्यों, इसका दायरा इतना ही है, इससे बाहर ये जाएगा ही नहीं। लेकिन मैं पूछूं इस रूम का क्या, रूम बड़ा व्यापक है, रूम बहुत बड़ा, हॉल बहुत बड़ा है, मैं कहूँ 50 बाई 100 का है, तो उसका दायरा कैसा, उसका दायरा व्यापक है, बहुत बड़ा फैला हुआ है, कंप्रेहेंसिव है। लेकिन संकुचित का मतलब क्या था, बहुत ही छोटे भाव में। अब सर ये तो इसका मतलब बताओ, तो मैं बताता हूँ कि संकुचित अवधारणा किस किसने दी है और व्यापक किसने दी। तो देखो संकुचित आपके अवधारणा दी एक वैज्ञानिक हुए थे जिनका नाम है, मनोवैज्ञानिक हुए थे जिनका नाम है बीएस ब्लूम। बीएस ब्लूम ने क्या कहा था कि संकुचित अवधारणा हुआ है ऐसी शिक्षण प्रक्रिया जिसके अंदर शिक्षक और शिक्षार्थी अपनी विषय वस्तु को लेकर उसके बारे में क्या करते हो, डिस्कस करते हो या फिर चर्चा करते हो, वो कैसी अवधारणा है, संकुचित। संकुचित में छोटी है ना, कि कक्षा में आए, सर जी ने किताब पढ़ाई, सर वापस चले गए, इसमें नया क्या है, छोटी अवस्था करवा दी। लेकिन व्यापक, व्यापक हमारे एक आए थे, कौन, जॉन डीवी साहब आए थे। जॉन डीवी ने क्या कहा, ऐसी शिक्षण प्रक्रिया जिसमें शिक्षक और शिक्षार्थी
मतलब स्वतंत्र चर और आश्रित चर दोनों अपने समाज के बारे में डिस्कस करते हो, विद्यालय नहीं। विद्यालय की चार दीवारी के बाहर क्या क्या हो रहा है हमारे समाज के अंदर, समाज में क्या क्या व्याप्त बुराइयां, उन विभिन्न के बारे में चर्चा करते हैं। तो वो कौन सी व्यापक अवधारणा है? व्यापक का मतलब बहुत बड़ा दायरा, संकुचित का मतलब छोटा दायरा। ठीक है, अपन इसको फटाफट देख लेते हैं, लिख लेते हैं एक बार। पहली आपकी कौन सी अवधारणा है? पहली आपकी अवधारणा है संकुचित। कौन सी है? संकुचित अवधारणा। ठीक है सर, आपका वो तो मान लेते हैं सर, मानना ही पड़ेगा भाई, मैं क्या करूं बताओ। अब संकुचित अवधारणा आपको किसने दी थी? संकुचित आपकी अवधारणा दी थी B.S. ब्लूम। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था? ऐसी शिक्षण प्रक्रिया जो शिक्षक व शिक्षार्थी के मध्य अपने विषय वस्तु को लेकर, उसे क्या कहा जाता है? संकुचित अवधारणा। संकुचित अवधारणा में क्या कहा था कि मान लो ये आपके विद्यालय की चार दीवारी है। कैसी दीवारी है? विद्यालय की चार दीवारी के अंदर उन्होंने एक त्रिभुज बनाया था। क्या बनाया था? त्रिभुज। इस त्रिभुज में कहा कि यहाँ तो भाई मैं ऊपर बैठा देता हूँ शिक्षक को, हमारे गुरुजी यहाँ बैठे हैं, वो गुरुजी हमें क्या दे रहे हैं? गुरुजी हम शिक्षण दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, कुछ सिखा रहे हैं। सिखा रहे हैं तो कौन सीख रहा है? सीख रहा है हमारा शिक्षार्थी। शिक्षार्थी को मैं बोलूँ बालक सीख रहा है। कौन सीख रहा है? बालक सीख रहा है। शिक्षार्थी या फिर कौन सीख रहा है? बालक सीख रहा है। और किसके बीच में चर्चा कर रहे हैं? चर्चा कर रहे हैं सर अपनी विषय वस्तु को लेकर। किसको लेकर चर्चा कर रहे हैं? विषय वस्तु को लेकर, या मैं इसको बोलूं अपनी पाठ्य पुस्तक को लेकर। ठीक है, ये आपकी संकुचित है। संकुचित क्या है कि शिक्षक यहाँ बैठे हैं और शिक्षक आपको सिर्फ अपनी विषय वस्तु को लेकर सिर्फ अपने शिक्षार्थियों के साथ डिस्कस कर रहे हैं। वो आपकी कैसी है? वो आपकी कौन सी है? वो आपकी संकुचित अवधारणा। संकुचित मतलब बहुत ही छोटा दायरा, ज़्यादा बड़ा व्यापक नहीं है। शिक्षक आए क्लास में, हाँ भाई हिंदी में तीसरा पाठ खोलो, क्या चल रहा है? पाठ पढ़े वापस चले गए, बहुत संकुचित अवधारणा है। लेकिन फिर जॉन डीवी आए, जॉन डीवी ने क्या कहा? नहीं सर ऐसा नहीं चलेगा, इस तरह की शिक्षण प्रक्रिया अपनाओ जिसमें बालक और विद्यार्थी अपने समाज के बारे में डिस्कस करते हैं। उसे क्या कहा जाता है? उसे व्यापक अवधारणा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्यापक। इसकी परिभाषा आप क्या लिखोगे? ऐसी शिक्षण प्रक्रिया, मैं आपको परिभाषा भी लिखा दूं, कोई नोट्स बनाना चाहे तो लिख देना। ऐसी शिक्षण प्रक्रिया जो शिक्षक शिक्षार्थी के मध्य शिक्षार्थी के मध्य अपनी पाठ्य पुस्तक को लेकर हो। किसको लेकर हो? अपनी पाठ्य पुस्तक को लेकर हो। उसे क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं संकुचित अवधारणा। ठीक है, वापस बताओ, क्वेश्चन पूछ ले, संकुचित अवधारणा में कौन कौन शामिल है? एक तो अपना शिक्षक है, गुरुजी है ही, एक कौन है? विद्यार्थी है, और एक कौन है? विषय वस्तु या जो आपकी पाठ्य पुस्तक है। तीन चीजें शामिल है इसके अंदर। ठीक है, फिर अपन दूसरी अवधारणा के बारे में बात करते हैं। तो दूसरी आपकी अवधारणा आती है जिसका नाम है व्यापक अवधारणा। क्या अवधारणा है? व्यापक अवधारणा। देखो मैं ना, आपका बहुत कम समय है आप पास में, आपके पास एग्जाम आने मुश्किल से 2 महीने बचे हैं ना, तो मैं आपका बिना समय खराब किए हुए आपको फटाफट पढ़ा रहा हूँ। अपन क्या करेंगे, जब ये चैप्टर खत्म होगा अपन चैप्टर के प्रश्न करेंगे कि 2012 से लेकर 2024 तक इन किस चैप्टर में क्या क्या प्रश्न पूछे हैं, आगे क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं, उन प्रश्नों को अपन डिस्कस करेंगे ताकि ज़्यादा आपका क्या समय खराब नहीं हो, इसलिए अपन फटाफट कर रहे हैं। तो व्यापक अवधारणा आपको किसने दी? बताओ बताओ, फटाफट बताओ किसने दी थी? व्यापक अवधारणा दी थी आपके जॉन डीवी ने। अभी बताया था, भूल कैसे रहे हो बताओ भाई। तो ये आपकी किसने दी थी? ये आपकी दी थी जॉन डीवी ने। और जॉन डीवी साहब क्या कहते हैं? जॉन डीवी ये कहते हैं कि ऐसी शिक्षण प्रक्रिया जो शिक्षक व शिक्षार्थी के मध्य अपने समाज को लेकर हो, ऐसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? व्यापक। व्यापक मतलब बहुत बड़ा दायरा, समाज बहुत बड़ा दायरा है ना भाई। अपना विषय वस्तु तो चैप्टर छोटा सा है, पाठ्य पुस्तक छोटा सिलेबस, उसको बोलेंगे संकुचित। किसने दिया? B.S. ब्लूम ने दिया। लेकिन ऐसी शिक्षण प्रक्रिया जिसमें शिक्षक व शिक्षार्थी अपने समाज के बारे में लेकर बात करें, उसे क्या कहा जाता है? व्यापक अवधारणा कहा जाता है। तो इन्होंने भी ऐसा एक त्रिभुज बनाया, और त्रिभुज में क्या बोला कि यहाँ तो गुरुजी बैठे हैं अपने ऊपर। देखो सर, गुरुजी हमेशा ऊपर रहेंगे, गुरु गुरु ही होता है, बाकी कुछ भी कहो। ठीक है, और गुरुजी के बाद में कौन होगा? अपना विद्यार्थी होगा। और अपने किसके बारे में चर्चा करेंगे? वो चर्चा करेंगे समाज के बारे में। ठीक है, फोकस इस पे रहेगा। किस पे रहेगा? समाज। किसका भी रहेगा? शिक्षक
और विद्यार्थी का फोकस किस पे रहेगा, समाज पे। ऐसी शिक्षण प्रक्रिया जो शिक्षक व शिक्षार्थी के मध्य अपने समाज को लेकर हो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है क्या आपके, उसे कहा जाता है व्यापक अवधारणा। किसने दी थी, आपके जॉन डीवी ने दी थी। ठीक है, वापस देख लो एक बार पीछे वाला थोड़ा कि शिक्षण की अवधारणा दो प्रकार, एक तो कौन सी, संकुचित और व्यापक। संकुचित किसने दी थी, बीएस ब्लूम ने। ये किसने दी थी, जॉन, कौन, किसने दी थी, अरे बताओ, कमेंट करो किसने दी थी। ये आपकी दी थी किसने, डीवी साहब ने। ठीक है, इसमें क्या कहा था, ऐसी शिक्षण प्रक्रिया जो शिक्षक शिक्षार्थी के मध्य अपने पाठ्य पुस्तक या विषय वस्तु को लेकर हो। लेकिन व्यापक में क्या कहा था, ऐसी शिक्षण प्रक्रिया जो शिक्षक शिक्षार्थी के मध्य अपने किसको लेकर हो, समाज को लेकर, उसे क्या कहा जाता है, व्यापक अवधारणा कहा जाता है। ठीक है, ये तो आपके हो गई। इसकी परिभाषा लिखाऊं क्या, इसकी परिभाषा आप लिख देना ना, ऐसी शिक्षण प्रक्रिया जो शिक्षक शिक्षार्थी के मध्य अपने समाज को लेकर हो उसे क्या कहा जाता है, उसे व्यापक अवधारणा कहा जाता है। ठीक है, फिर सर ये तो आपने पढ़ा दिया। अब अगला टॉपिक आता है कि शिक्षण के उपागम कौन कौन से है। लगभग अपन चैप्टर शिक्षण वाला खत्म की ओर है, फिर अपन पढ़ेंगे अधिगम। तो ऐसी क्या प्रक्रिया है सर कि शिक्षण के उपागम क्या क्या है। तो देखो शिक्षण के उपागम, अगला अपना टॉपिक आता है कि सर शिक्षण के उपागम कौन कौन से है। शिक्षण के उपागम, अब देखो शिक्षण के उपागम क्या क्या है। शिक्षण के उपागम देखें तो मोटे मोटे 4 प्रकार के शिक्षण के उपागम है। और जब ये शिक्षण के उपागम आपके पूरे हो जाएंगे तो आपका शिक्षण टॉपिक पूरा हो जाएगा। शिक्षण के कितने उपागम है, 4 उपागम है। पहला उपागम क्या है, पहला कई बार क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र सही है या कौन सा शिक्षण सूत्र सही नहीं है, मिलान करो। तो पहला उपागम जिसे बोलते हैं शिक्षण सूत्र। दूसरा आपका उपागम आता है जिसे बोलते हैं शिक्षण सिद्धांत। क्या बोलते हैं, शिक्षण सिद्धांत। और तीसरा आपका जिसे उपागम कहते हैं जिसे बोलते हैं शिक्षण कौशल। क्या कहते हैं, शिक्षण कौशल। और चौथा आपका जो आता है जिसे कहते हैं क्या, शिक्षण की विधियां। क्या आती है, शिक्षण की विधियां। तो आपके 4 प्रकार के उपागम है। पहला कौन सा वो उपागम है, पहला आपका है शिक्षण सूत्र। दूसरा कौन सा है, शिक्षण सिद्धांत। तीसरा है शिक्षण कौशल। और चौथा कौन सा है, शिक्षण की विधियां। लेकिन क्वेश्चन इसमें से भी आता है, शिक्षण सिद्धांत में से भी आता है और शिक्षण की विधियों में से भी आता है। शिक्षण कौशल में से हालांकि 1-2 बार क्वेश्चन पूछे, ज़्यादा पुटअप हुए नहीं, लेकिन तीनों में से क्वेश्चन आने की भयंकर वाली क्या रहती है, गुंजाइश रहती है। तो वापस बताओ शिक्षण के उपागम कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। कौन से, शिक्षण सूत्र, शिक्षण सिद्धांत, शिक्षण कौशल और शिक्षण की विधियां। ठीक है, जैसे ही आपके टॉपिक पूरे होंगे तो आपका क्या होगा, पहला चैप्टर शिक्षण वाला खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अपन इसको बात लेके चलते हैं शिक्षण सूत्र। सबसे पहले अपना टॉपिक क्या आएगा, शिक्षण सूत्र। अब देखो शिक्षण सूत्र से पहले मैं आपको बता दूं कि अपन लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया, एक बार वापस उसका रिवीजन कर ले, नहीं तो आप भूल जाओगे। गुरुजी इतना सारा क्या पढ़ा रहे हो, हम तो भूल ही रहे हैं, आपने पता नहीं क्या क्या पढ़ाया है। तो वापस देखो, एक तो सबसे पहले आपने पढ़ा था कि शिक्षण क्या होता है। ठीक है, तो क्या होता है शिक्षण, ऐसी प्रक्रिया जिसमें शिक्षक शिक्षार्थी के मध्य क्या हो, अपने पाठ्य पुस्तक या विषय वस्तु को लेकर कोई संवाद हो या वार्तालाप हो। क्या मतलब, किस चीज़ को पढ़ाना सिखाना, वो चीज़ क्या है, शिक्षण है। फिर सर आपने पढ़ाया अधिगम। फिर हमने क्या पढ़ाया, फिर पढ़ाया सर अधिगम। तो अधिगम क्या है, अधिगम क्या होता है, सीखना। अपने पूर्व ज्ञान या फिर अपने अनुभव के आधार पर अपने व्यवहार में कुछ भी नया स्थायी ज्ञान प्राप्त करना क्या है, अधिगम है। फिर अपन ने क्या पढ़ा कि शिक्षण और अधिगम के बीच में क्या क्या अंतर है। तो शिक्षण कैसी प्रक्रिया, एकल प्रक्रिया। अधिगम कैसी है, एकल प्रक्रिया प्लस परिणाम उन्मुखी प्रक्रिया है। फिर क्या है कि सर शिक्षण तो समूह में होगा, लेकिन अधिगम कैसा होगा, व्यक्तिपरक भी हो सकता है। अधिगम जीवन पर्यंत चलता है, शिक्षण जीवन पर्यंत नहीं चलेगा, निश्चित अवधि तक चलेगा। शिक्षण किसी निश्चित वातावरण में होगा, निश्चित एरिया में होगा, लेकिन अधिगम कहीं भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, चाहे दिन हो रात तो कहीं भी हो। ठीक है, ये आपके मोटे मोटे अंतर थे। फिर पढ़े थे शिक्षण के चर। कितने चर होते हैं, 3 चर होते हैं, स्वतंत्र चर, मध्यस्थ चर और आश्रित चर। फिर क्या पढ़े, फिर पढ़ा शिक्षण चर के अंदर शिक्षक की क्या क्या भूमिका होती है, वो पढ़ी थी। हमारा शिक्षक मधुरभाषी होना चाहिए, हमारा शिक्षक अपने कर्तव्यों का सही समय पर क्या करे, पालन करे। शिक्षक बच्चों की औपचारिक प्लस अनौपचारिक शिक्षा का ध्यान रखे। शिक्षक समय समय पर बच्चों की व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान रखते हुए पढ़ाए। ठीक है, फिर क्या पढ़ा था, फिर पढ़ा था शिक्षण के
शिक्षण की अवधारणा पढ़ी थी। शिक्षण की अवधारणा कितनी, दो प्रकार की। एक तो कौन सी, संकुचित अवधारणा, ऐसी अवधारणा जिसमें क्या हो, जिसमें सिर्फ शिक्षक शिक्षार्थी अपने पाठ्य पुस्तक को लेकर चर्चा करे, विषय वस्तु को, जिस किसने दी थी, बीएस ब्लूम ने दी थी। फिर क्या आती, व्यापक अवधारणा, ऐसी शिक्षण प्रक्रिया जिसमें शिक्षक व शिक्षार्थी के मध्य अपनी समाज के बारे में लेकर बात करे, वो किसने दी थी, वो दी थी आपके जॉन डीवी ने। ठीक है, उसके बाद अपन पढ़ते हैं शिक्षण के उपागम, जो 4 प्रकार के होता है। पहला शिक्षण सूत्र, दूसरा शिक्षण सिद्धांत, तीसरा शिक्षण कौशल और चौथा शिक्षण विद्या। ठीक है, इन उपागम में से सबसे पहला अपन उपागम पढ़ते हैं, इसका क्या नाम है, उस उपागम का अपना नाम है, क्या नाम है, शिक्षण सूत्र। ठीक है, और शिक्षण सूत्र में देखो पहला सूत्र क्या आएगा, पहला सूत्र है आपका ज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। देखो इसका मतलब क्या होता है कि आप कक्षा में गए, गुरुजी आपको शिक्षण पढ़ाने आए, लेकिन गुरुजी आप कैसे पढ़ाएंगे। मानो आप 9th क्लास में गए, पहली बार आपने कोई पुस्तक लेके बैठे हो आप, लेकिन आपको पता ही नहीं, तो पहले सर आपको क्या ज्ञात कराएंगे कि आपने 8वीं कक्षा में यही पढ़ा है, आपने 7वीं कक्षा में यही पढ़ा, आपको ज्ञात तो है आपने क्या पढ़ा। फिर आपको किस तरह ले जाएंगे, आपको अज्ञात की ओर ले जाएंगे। जैसे क्या होता है, जैसे मैंने कहा कि 2 का पढ़ा लिखना है तो 2 में 2 जोड़ते जाओ, कि सर 4 हो गए, फिर 4 में 2 जोड़ो 6 हो गए, फिर 6 में 2 जोड़ो 8 हो गए। लेकिन मैंने कहा इसी ज्ञात का आप 3 का पढ़ा लिखो। फिर आपने कहा हाँ गुरुजी ने बताया था कि 2 में 2 जोड़ो 2 का पाठ हो जाएगा, लेकिन आप 3 में 3 जोड़ो तो किसका पाठ हो जाएगा, 3 का हो जाएगा। तो अपनी जो ज्ञात था, पहले से ज्ञात था, उस ज्ञात से अज्ञात की ओर। ज्ञात क्या था कि 3 में 3 जोड़ो 3 का पहाड़ा बन जाएगा, तो 6, 6 में 3 जोड़ो 9, 9 में 3 जोड़ो 12। इस तरह से अपने ज्ञात से अज्ञात की ओर क्या है, शिक्षण सूत्र। इस तरह से शिक्षण कराना चाहिए। सूत्र का मतलब ये होता है कि आप बच्चे को किस तरह से पढ़ाओगे। तो एक तो क्या होना चाहिए, ज्ञात से अज्ञात की ओर। कैसा होना चाहिए, ज्ञात से अज्ञात की ओर। दूसरा क्या है, दूसरा है उदाहरण से नियम की ओर, उदाहरण से नियम की ओर। जैसे मैं कक्षा में आपको गणित पढ़ा रहा हूँ, तो गणित में आप कैसे पढ़ाऊंगा, सबसे पहले उदाहरण दूंगा कि फलाना एक रूम है, उसकी एक दीवार 10 मीटर ऊंची है और सामने वाले की 20 मीटर ऊंची है, तो किस तरह इसका आयतन निकालना है, कैसे इसका वर्ग निकालना है, कैसे इसका परिमाप निकालना है। तो पहले मैं आपको उदाहरण दूंगा, उस उदाहरण से मैं आपकी क्या प्राप्ति कराऊंगा, नियम की प्राप्ति कराऊंगा। ठीक है, फिर तीसरा आपका आता है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। देखो विश्लेषण का मतलब होता है किसी चीज़ को छोटे छोटे भागों में तोड़ना। जैसे आप 9th क्लास किताब लेके आए मेरे पास गणित की, कि सर हमारे गणित में 15 चैप्टर है, तो अपन 15 चैप्टर कैसे पढ़ेंगे। तो मैं आपको छोटे छोटे खंडों में तोड़ दूंगा कि भाई बहुखंडन वाले 4 पार्ट है, गुणधर्म वाले 2 पार्ट है, वैदिक गणित के 2 पार्ट है, त्रिभुज का 1 पार्ट है, एक आयतन का पार्ट है, एक समचतुर्भुज का पार्ट है। इस तरह से करके मैं छोटे छोटे भागों में तोड़ दूंगा, उसका होता है विश्लेषण। जैसे ही मैंने तोड़ तोड़ के पढ़ा, लेकिन एक समय आने के बाद मैं सब चैप्टर को क्या करूँ, साथ वापस जोड़ लूंगा। तो इस तरह से बच्चों को अक्सर पढ़ाना है कि पहले सब कुछ छोटी छोटी भागों में तोड़ना और तोड़ के किसी नई चीज़ को बनाना क्या कहलाता है, संश्लेषण कहलाता है। मतलब विश्लेषण मतलब विश्लेषण, विश प्लस लेषण, छोटे छोटे भागों में तोड़ना। पहले किसी चीज़ को तोड़ के फिर नई चीज़ बनाना, वो कौन सा विश्लेषण। एक किताब लेके आए, मैंने किताब को 10 चैप्टर को अलग अलग भागों में बांट दिया, बांटने के बाद आपको पढ़ाया, तो वो क्या हो गया, विश्लेषण। जैसे किताब आती है हिंदी की व्याकरण, अब हिंदी व्याकरण बहुत बड़ा है, मैंने तोड़ दिया, मैंने कहा संज्ञा अलग पढ़ाऊंगा, सर्वनाम अलग पढ़ाऊंगा, विशेषण अलग पढ़ाऊंगा, प्रविशेषण अलग पढ़ाऊंगा। तो वो मैंने क्या कर दिया, उनका विश्लेषण कर दिया, और जब परीक्षा आएगी मैं एक साथ क्या कर लूँगा, उनका संश्लेषण कर लूँगा। आपको इस तरह से उत्तर देना है। ठीक है, फिर चौथा क्या आपका आएगा, चौथा आपका आएगा पूर्ण से अंश की ओर। कैसे जाना आपको, पूर्ण से अंश की ओर। देखो पूर्ण का मतलब होता है पूरा। आपको पूरा है कि आपके 9th क्लास में क्या क्या सिलेबस में दिया हुआ, चाहे हिंदी का हो चाहे सामाजिक किसी का हो, लेकिन मैं पूर्ण सिलेबस को लेके फिर छोटे छोटे भागों में अंश के रूप में तोड़ दिया कि आपको सामाजिक के प्रथम वर्ग में आपको सामाजिक में 10 में से 2 पार्ट पढ़ने हैं, हिंदी में आपको 3 पार्ट पढ़ने। इस तरह से मैंने पूर्ण जो आपका सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम को मैंने क्या किया, छोटे छोटे भागों में अंश में तोड़ के आपको पढ़ाया। तो आपको पढ़ाने में क्या आएगा, मजा आएगा कि 10 चैप्टर है, चलो फर्स्ट वर्ग में 2 चैप्टर आ रहे हैं, ये तो मैं याद कर लूँगा। तो क्या हो गया, पूर्ण से अंश की ओर हो गया। फिर आपका कैसा होता है, फिर आपका आएगा आगमन से निगमन की ओर।
कैसा सूत्र है, आगमन से निगमन की ओर। देखो आगमन का मतलब क्या होता है, आगमन का ऐसा आगमन, ऐसी विधि जिसके अंदर पहले उदाहरण पेश करते फिर नियम कहते हैं। तो अपन कह सकते हैं आगमन से निगमन की ओर, यही मान के चलो उदाहरण से नियम की ओर। आगमन का मतलब होता है ऐसी विधि जिसमें पहले उदाहरणों को पेश किया जाता है, फिर बच्चों को सोल्व करा के बच्चे किस तरफ जाते हैं, नियम की ओर बढ़ते हैं। वो कौन सा सिद्धांत है, आगमन से निगमन की ओर। ठीक है, फिर जब आप कक्षा के अंदर आए तो ऐसे थे नहीं, आप फर्स्ट बार आए तो मैं क्या कहूँगा, बच्चे को पहले मैं क्या चीज़ें डालूँ, पहले बच्चों को मैं सरल चीज़ें पढ़ाऊँगा, बहुत सिंपल चीज़ें पढ़ाऊंगा। जैसे ही बच्चे सरल चीज़ें पढ़ेंगे तो मैं धीरे धीरे कैसा स्तर करूँगा, मैं स्तर कैसा करूँगा, कठिन करूँगा, कैसा स्तर करूँगा, कठिन की ओर। तो कैसा हो जाएगा, सरल से कठिन की ओर। ठीक है, पहले आओगे कक्षा में छोटे छोटे भाग दिया आपको, छोटे छोटे पढ़ाई, पहले आपको गिनती सिखाई, फिर मैंने आपको पहाड़े सिखाए, फिर क्या किया, फिर मैंने गणित की गुणनखंड सिखाया, फिर भाग विधि सिखाई, फिर मैंने बोर्ड मास का नियम सिखाया। ऐसा करते करते मैंने आपको बहुत आगे लगे। तो क्या करेंगे, सरल से कठिन की ओर। फिर आपका होता है विशिष्ट से सामान्य की ओर। सबसे इंपॉर्टेंट वाला ये पॉइंट है कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। विशिष्ट से विशिष्ट सामान्य की ओर कैसे, जैसे आपको पता है कि आम चाहे कैसा ही हो, चाहे आम कैसा हो, लंगड़ा हो, चाहे बादामी आम हो, बादामी आम हो, चाहे अपने नॉर्मल आम हो, किस तरह के आम हो, लेकिन आम का कलर पीला ही होगा। हरा होता है लेकिन एक समय बाद पीला हो जाता है। तो आम पीला है, वो तो क्या है, सामान्य है। लेकिन आम मीठा ही क्यों है, आम खारा क्यों नहीं होता, वो क्या विशिष्ट है। तो पहले आपको विशिष्ट ज्ञान है कि आम मीठा तो है, लेकिन आम मीठा क्यों है, इसका मैं आपके सामने क्या करूंगा, इसका मैं आपके सामने क्या करूंगा, सामान्यकरण करूंगा। आपको विस्तृत चर्चा करूंगा कि इस कारण इसमें ये चीज़ें पाई जाती है, या प्रॉपर उस वातावरण की उपज है, मीठे की उपज है। तो किसी चीज़ की विशिष्ट, जैसे विशिष्ट सब अपना विशिष्ट है। जैसे मेरी विशिष्टता क्या कि मैं पढ़ाता हूँ, मेरी विशिष्ट है। लेकिन मेरा सामान्यकरण क्या है कि मैं जैसे सब लोग आते हैं वैसे ही मैं खाना खाता हूँ, वैसे ही मैं उठता हूँ, वैसे ही मैं नहाता हूँ, वैसे ही मैं चलता हूँ, वैसे ही मैं बातें करता हूँ, वैसे ही मैं बोलता हूँ, है ना। तो इस तरह से कह सकते हैं कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। ठीक है, और एक आध यदि मैं और बात करूँ तो आपको इसमें आप देख लो कि मूर्त से अमूर्त की ओर। अगला आपका कौन सा है, कितने नंबर हो गया था पीछे, 7, 8वां नंबर आपके है मूर्त से अमूर्त की ओर। कौन सा है, मूर्त से अमूर्त की ओर। मूर्त से अमूर्त की ओर। देखो मूर्त का मतलब होता है जो चीज़ सामने दिख रही है, और अमूर्त का चीज़ क्या होती है, जो चीज़ बाद में आपको दिख नहीं रही लेकिन आप उसको क्या कर, आभास कर रहे हो, उसको फील कर रहे हो। तो मूर्त, जैसे मैंने आपके सामने कोई भी एक ये फ़ोन ला के रख दिया, ये फ़ोन है, ये फ़ोन ऐसा होता है, मूर्त होता है, इस फ़ोन में आवाज़ आती है, वीडियो बनता है, ऐसे आपके सामने मूर्त है। लेकिन मैंने आपको कहा कि ऐसी एक अमूर्त चीज़ बनाओ जिसमें आप वीडियो बना सकते हो, कुछ और चीज़ कर सकते हो। मूर्त मतलब जो चीज़ आपको सामने दिख रही है। मैंने किसी सामने चीज़ को दिखा के आपके सामने प्रैक्टिकल किया कि ऐसे करते इसमें वीडियो बनता है, ऐसी चीज़ें वैसे होती है, इस तरह से करके फिर नई चीज़ आप बना रहे, उस चीज़ से सीखे, वो चीज़ क्या है, अमूर्त है। अमूर्त मतलब आप किसी ज्ञानवान चीज़ या फिर देखी हुई चीज़ का अपने पूर्व ज्ञान पर मामला करके या देख के उस पर विस्तृत ज्ञान बिठा के किसी अमूर्त चीज़ की ओर पहुंच रहे हो, वो चीज़ क्या है, मूर्त से अमूर्त की ओर। आप पहली बार आओगे तो मैं चीज़ बताऊंगा ना, आप कहीं भी जाते हो पहली बार सीखने जाते हो काम, पहले बताएंगे ये काम ऐसे करते हुए, फिर आप खुद करोगे। तो मूर्त से अमूर्त की ओर। और एक आपका होता है मनोवैज्ञानिक से तार्किकता की ओर। देखो मनोवैज्ञानिक क्या होता है कि बच्चे होते हैं, आपको बच्चों का मन पढ़ना आना चाहिए कि इस बच्चे को क्या समस्या है, बच्चा गणित में मन नहीं लगा रहा है, विज्ञान में नहीं लगा रहा है, अंग्रेजी में नहीं लगा रहा है। तो आपको मनोवैज्ञानिक, बच्चे में मनोविज्ञान का गुण विकास करना पड़ेगा। मनोविज्ञान मतलब बच्चों का सही से में समय होना चाहिए, सही समय पर आना चाहिए, सही चीज़ें मेंटेन होना चाहिए, उसका टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। उस मनोवैज्ञानिकता गुण से बच्चों की तार्किक की ओर पहुंचना। तार्किक का मतलब ये होता है कि बच्चा सोचने की क्षमता को बढ़ाना, बच्चे का स्मृति स्तर क्या है, बच्चे का चिंतन स्तर क्या है, बच्चे का बोध स्तर क्या है, इन प्रकार की चीज़ों को बोलते हैं तार्किक स्तर। तो बच्चा कैसा होना चाहिए, बच्चों मनोवैज्ञानिकता से कैसा होना चाहिए, तार्किकता की ओर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, मनोवैज्ञानिकता से तार्किकता की ओर। किसकी ओर होना चाहिए, तार्किकता की ओर होना चाहिए। ठीक है, ये आपका 9वां पॉइंट हो गया। 10वां पॉइंट क्या है, लास्ट पॉइंट आप देख लो कि इसके अंदर आपके मान के चलो छोटा मोटा माने तो एक प्रयोग सिद्धि सीख रही है। सबसे पहले आपको कोई चीज़ प्रयोग करवाएंगे, क्या करवाएंगे, प्रयोग। और प्रयोग के बाद आप चीज़ों को क्या करो, युक्ति संगत की ओर जाओ। किस तरह से जाओगे, युक्ति संगत। 10वां आपका पॉइंट क्या है कि प्रयोग सिद्धि से
प्रयोग लास्ट आपका क्या है कि प्रयोग सिद्धि से आप कक्षा में आए, कोई भी काम करो, मैंने आपको मानो साइंस पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको साइंस पहले क्या समझाऊंगा, प्रयोग समझाऊंगा कि किस तरह से किस विलियन में क्या चीज़ मिलाऊंगा तो क्या चीज़ बनेगी, या फिर गणित में तो किसका क्या फॉर्मूला लगाऊंगा तो क्या चीज़ बनेगी। तो मतलब किसी चीज़ को प्रयोग के द्वारा समझाने के बाद आप उसको युक्ति युक्त करोगे, युक्त में उसको आप दोहराओगे, आप उसको किताब में लिखोगे, कॉपी में लिखोगे, मतलब कोई भी चीज़ उसको प्रयोग के साथ करने के बाद आप नई चीज़ करना, वो आपकी चीज़ क्या कहलाती है, प्रयोग सिद्धि से युक्ति संगत की ओर। ठीक है, ये आपका शिक्षण सूत्र क्या होता है, समाप्त होता है। एक बार वापस देख लो, 10 आपके शिक्षण सूत्र है, कौन कौन से हैं, रट लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, याद कर लेना, फिक्स क्वेश्चन आएंगे, इसमें से 101% आएंगे। तो देखो वापस फटाफट मैं बता देता हूँ, आपको समझ में नहीं आया कुछ ही। देखो पहला आपका है ज्ञात से अज्ञात की ओर। आप स्कूल आएंगे तो पहले आपको बताएंगे कि आप 9th क्लास में आते गए, लेकिन आप 7वीं 8वीं में क्या बना, उसी ज्ञान के आधारित पर आपका क्या है ज्ञात जो आपको पहले से ज्ञान ज्ञात है, उसी ज्ञान के आधार आपको क्या अज्ञात ज्ञान प्राप्त करना है। फिर आपको हम उदाहरण पेश करेंगे, भाई पहले आप उदाहरणों समझो, कोई चीज़ अपन समझाते हैं ना, जैसे हम उदाहरण देते हैं कि एक बार मैं वहाँ गया था, ऐसे होता है ना, बताते हैं बातों, अपन टीचर बताते हैं कक्षा में कहानी, बूढ़े लोग घर में बताते हैं, उदाहरण कहानी सुनाते हैं, ऐसे वैसे, तो वो क्या है उदाहरण। उस उदाहरण से आप क्या बनाओगे, नियम की ओर जाओगे। तीसरा आपका विश्लेषण, आपकी कोई भी चीज़ होगी, जैसे आपकी हिंदी में 10 चैप्टर में 10 चैप्टर तोड़ूंगा कि 10 में से ये 4 पार्ट अभी पढ़ लो, ये 4 पार्ट को साथ कोऑर्डिनेशन कर लो, डिकोड कर लो, कोडिंग कर लो, इस तरह से विश्लेषण, मतलब छोटे छोटे भागों में तोड़ के एक बड़ी चीज़ बनाऊंगा, आपके छोटे छोटे दूंगा। मानो कि अपन देते हैं ना, पहले कुत्ते को आधी रोटी देते हैं, फिर एक आधी और देते हैं, इस तरह से उसको पूरा भरते हैं। तो क्या करते हैं, छोटी छोटी भागों में विश्लेषण करके कहाँ पहुंचाएंगे, संश्लेषण की ओर पहुंचाएंगे। फिर अपना चौथा आता पूर्ण रूप से। आपके 9वीं में पूर्ण रूप में पूरा सिलेबस है कि 6 पुस्तकें हैं। अब 6 पुस्तकों में अंश रूप में बांट रहा हूँ। कैसे बांट रहा हूँ कि प्रत्येक परम में हिंदी में से 2 पार्ट आ रहे हैं, सामाजिक में से 2.5 पार्ट आ रहे हैं, या 3 पार्ट आ रहे हैं। मैंने प्रश्न चिन्ह लगा दिया कि इसमें से 2 प्रश्न आ रहे हैं, इसमें विलोम शब्द आ रहा है, इसमें पर्यायवाची आ रहा है। तो पूर्ण रूपेण चीज़ को मैं छोटे छोटे पूर्ण को लेके एक साथ फिर को अंशों में छोटे छोटे बांट रहा हूँ। सामाजिक में ये हो गया, हिंदी में ये हो गया, गणित में ये हो गया, विज्ञान में हो गया, इस तरह से क्या कर रहा हूँ, पूर्ण से अंश की ओर कर रहा हूँ। ठीक है, फिर अपने क्या होता है, आगमन से निगमन की ओर। आगमन का मतलब क्या होता है, पहले उदाहरणों को पेश करो, फिर नियम प्रस्तुत करो। तो उदाहरणों को पेश तो अपन कर दिया यहाँ पे, फिर क्या करेंगे, नियम करेंगे। फिर आपका था सरल से कठिन की ओर। आप स्कूल में आओगे, आप कहीं भी जाओ, पहले आपको कोई भी कठिन काम नहीं करवाता, सबसे पहले आप क्या करें, सरल काम करवाते हैं ना। जब आप छोटे होंगे, 6ठी 5वीं में पढ़ रहे होंगे, तो आप घर वाले क्या करेंगे, बाहर जाओ, पानी की बाल्टी लेके आ जा, खाली बाल्टी, या होगा खेत में गाय घुस गई, गाय को बाहर निकाल दे, ऐसा कर ले। जैसे ही आप 8वीं में हो, क्या कहेंगे, रोटी बना दे भाई, पानी की बाल्टी भर के लिया, टांके में से पानी की बाल्टी खींच ले। फिर जैसे ही बड़े हुए 11th में क्या करे, गाय के गोबर डाल दे, गाय को दूध ले। या खेत में जाओ, क्या करे, तारबंदी करा दे, खेत में क्या कर, सूड़ कर दे, या खुद खेत की अपने हटा दे, खरपतवार हटा दे। तो पहले आपको क्या सरल काम करवाएंगे, चाहे गुरुजी हो चाहे घर वाले हो। फिर क्या कठिन काम करवाएंगे। जैसे क्या होता है, आप स्कूल में आते हो, सर सबसे पहले क्या कराते हैं, इधर आना, वो कुर्सी ले आना, टेबल ले आना। फिर एक दिन क्या करेंगे, अरे वो 4 लड़के हो ना, वो पत्थर साइड करना। तो सबसे पहले आप क्या सरल काम करेंगे, फिर आपको कठिन काम करेंगे। तो क्या होगा, सरल से कठिन की ओर। फिर होता है विशिष्ट से सामान्य की ओर। आपके पास ज्ञान विशिष्ट है कि आपको पता नहीं सर, ये 9वीं में 10 चैप्टर दे दिए, 10 चैप्टर 6 किताब दे दी, सर मेरे पास विशिष्ट ज्ञान तो है, लेकिन ज्ञान का यूज कहाँ करना है, उनका सामान्यकरण कैसे करूँ, मैं मेरे जीवन में कैसे उतरा, सर मुझे कुछ नहीं पता है। तो ये काम कौन करेगा, आप शिक्षक करेगा। आप शिक्षण सूत्र में क्या होगा कि विशिष्ट आपके पास में ज्ञान है, विशिष्ट कोई चीज़ है, विशिष्ट कोई चीज़ है कि सर त्रिभुज का यही सूत्र क्यों होता है, 1/2 × आधार × ऊंचाई, क्षेत्रफल का यही क्यों सूत्र होता है, सर ये विशिष्ट है। लेकिन उसको हम क्या करेंगे, उसको हम सामान्यकरण करेंगे। कैसे करेंगे कि हमने ये त्रिभुज बनाया, इस त्रिभुज में करेंगे कि ये आधार होता है, ये लंब होता है, ये कर्ण होता है, किस तरह से उसको 1/2 आधार × ऊंचाई सूत्र करना है। फिर आपका नेक्स्ट सूत्र आता है क्या, नेक्स्ट आता है मूर्त से अमूर्त की ओर। ऐसी चीज़ जो आपको पहले दिखाई हुई है, पहले आपको पता है, उन चीज़ों को बताएंगे। मूर्त नहीं, आपको सामने चीज़ दिख रही है, एकदम आप उसको आभास कर रहे हो। जैसे ही आप चीज़ पता करोगे, फिर आपको हमको अब तुम खुद करो। मानो आपको एक प्रैक्टिकल करा दिया, अब आप खुद प्रैक्टिकल करो। तो अमूर्त चीज़ की ओर जा रहे हैं, मूर्त चीज़ से सीख के अमूर्त चीज़ की ओर जाना। फिर आपका लास्ट आता है क्या, सेकंड लास्ट, मनोवैज्ञानिकता से तार्किकता की ओर। आपको मनोवैज्ञानिक गुण होना चाहिए, किस समय पे मुझे क्या काम करना चाहिए, मेरे क्या तार्किक क्षमता होना चाहिए, मैं किस तरह से बच्चे के साथ समायोजन करूँगा, क्या चीज़ करना चाहिए। प्रत्येक शिक्षक को अपने मनोवैज्ञानिक ये कहता है कि आप ऐसा शिक्षण सूत्र पढ़ाओ या ऐसा शिक्षण प्रक्रिया अपनाओ जो बाल केंद्रित हो, जो चाइल्ड सेंटर्ड हो।
ऐसी अपनाओ जिसमें बच्चा सरस हो, बच्चा रुचि लेके पढ़े, बच्चे को मजा आए। इस तरह से आप क्या पढ़ो, मनोवैज्ञानिक गुण होना चाहिए। किसके अंदर? शिक्षक के अंदर होना चाहिए। कहीं शिक्षक क्या होते हैं, आए क्लास में बोल के चले गए, बच्चा पीछे सो रहा है, बच्चे को समझ में नहीं आया सर ने क्या बोला, या कल क्या करके लाना, कल किसका टेस्ट है, क्या समझाया। कई बच्चे ऐसे होते हैं सिर्फ सर के डर से, सर के खौफ से, सर का जो प्रजातंत्रिक या फिर सर का जो कह सकते हैं ऐसा माहौल होता है कि बच्चे उनसे क्वेश्चन नहीं पूछ पाते। बच्चा उनके सामने देखता तक नहीं, जब तक सर क्लास में बच्चा यूँ पढ़ेगा, यूँ तक नहीं देखा, यूँ सर पता नहीं क्या बोल देंगे। उस बच्चे की ये तक हिम्मत नहीं होती कि सर आई गो टू वॉशरूम, ये कहने की हिम्मत नहीं है, बिकॉज जो सर का ऐसा माहौल बन रखा, क्योंकि उसमें सर में कैसा गुण नहीं है, मनोवैज्ञानिक का गुण नहीं। मनोवैज्ञानिकता क्या कहता है? ऐसी शिक्षा दो जो बच्चों के बाल केंद्रित हो, जिसमें बच्चा मनोरंजन के साथ पढ़े, बच्चा रुचि लेके पढ़े, बच्चे को मजा आना चाहिए कि सर वाकई में सर क्या पढ़ा रहे हैं, क्या मजा आया। और उससे फिर क्या होना चाहिए? तार्किक की ओर। तार्किक मतलब आपका मानसिक इस तरह होना चाहिए कि आप बच्चे का संज्ञानात्मक, भावात्मक, ज्ञानात्मक और क्रियात्मक सब प्रकार का समग्र रूप से बच्चा उस काम को कर सके। इस तरह से आपको शिक्षा देनी चाहिए। फिर आपका लक्ष्य आता है कि प्रयोग सिद्धि से आप कोई भी बच्चे करो, बच्चे को क्या करो, वैसे आपको ज्योग्राफी पढ़ा रहे हो, कोई गांव के बारे में पढ़ा तो गांव में लेके जाओ, बच्चों को घुमा के लाओ, बच्चों को प्रयोग करो, ये गांव ऐसा होता है, गांव में पंचायत ये होता है, पंचायत समिति ये होती है, पटवारी ये होता है, ग्राम सेवक ये होता है, सरपंच ये बैठता है, सरपंच का चुनाव ऐसे होता है। तो प्रत्येक चीज़ का बच्चे को क्या करो, प्रयोग कराओ। और प्रयोग से करवा के बच्चों को क्या युक्ति संगत की ओर ले जाओ। युक्ति संगत मतलब फिर बच्चे से खुद कराओ सिद्ध कि तूने क्या सीखा, अब मुझे बता। आपने प्रयोग करवा दिया कोई भी चीज़ एक का, आपने प्रयोग किया कि किक मारने पर बाइक स्टार्ट होती है, आपने प्रयोग करके बता दिया, अब तू ये चीज़ कर। तो पहले बच्चे को प्रयोग करवाया, फिर आपने बच्चे को क्या कराया, युक्ति संगत की ओर ले गए। ये आपका क्या है, ये आपके शिक्षण सूत्र। इस तरह से आपका कितने शिक्षण सूत्र हो गए? 10 शिक्षण सूत्र हो गए। अगला आपका टॉपिक आता है, वो क्या है? वो आपके शिक्षण के सिद्धांत। शिक्षण के सिद्धांत भी आपके 10 से 11 शिक्षण सिद्धांत है। फिर आपका आएगा शिक्षण के उपागम, और शिक्षण के उपागम आने के बाद आपका टॉपिक आएगा शिक्षण की विधियाँ। जैसे ये बाकी वाले 3 टॉपिक पूरे होंगे, 3 टॉपिक पूरे होते ही आपका सिलेबस क्या हो जाएगा, शिक्षण जो होता है शिक्षण वाला भाग पूरा हो जाएगा। फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे क्या, अधिगम। तो अगली क्लास में आपके क्या होंगे, आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे। अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे शिक्षण के सिद्धांत, फिर पढ़ेंगे शिक्षण के सिद्धांत में कौन कौन सी कमियां हैं, सिद्धांत क्या होते हैं, सिद्धांत कैसे पढ़ने हैं। फिर शिक्षण के उपागम कौन कौन से हैं। फिर पढ़ेंगे शिक्षण विधियाँ होती है, शिक्षण विधिया में से फैक्चुअल क्वेश्चन भी आते हैं और अप्लाइड भी क्वेश्चन आते हैं। यहाँ से आपके सीधे फैक्चुअल क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन बनेगा निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र सही नहीं है। जैसे मैं आपको क्वेश्चन बना के देता हूँ, है ना, इस तरह का क्वेश्चन आएगा। आपका क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा शिक्षण सूत्र असंगत है। असंगत का मतलब जो सही नहीं है ना। पहला देखो आप, पहला मैंने दे दिया कि क्या, विशिष्ट से सामान्य की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर। दूसरा मैंने दे दिया क्या, संश्लेषण से विश्लेषण की ओर, संश्लेषण से विश्लेषण की ओर। संश्लेषण का मतलब होता है इकट्ठा करना, विश्लेषण का मतलब होता है तोड़ना। तीसरा मैंने दे दिया क्या, ज्ञात से अज्ञात की ओर। और चौथा मैंने क्या दे दिया, चौथा मैंने क्या दिया आपको, चौथा दिया उदाहरण से नियम की ओर। कैसा, उदाहरण से नियम की ओर। कैसा, उदाहरण से नियम की ओर। अब देखो ये आपको 4 प्रकार के, आप कैसे करोगे कि सर आपने पढ़ाया था विशिष्ट सामान्य, पहले मेरे पास विशिष्ट ज्ञान है, फिर आप सामान्यकरण करोगे। फिर आपने सर यही पढ़ाया कि हमें जो पहले ज्ञात था ज्ञान, उसको फिर आपने अज्ञात में बदला। फिर आप सर उदाहरण दिए, फिर नियम आए। लेकिन सर आपने तो कहा था कि नहीं सर ये ऑप्शन होगा। क्यों होगा, क्योंकि सर पहले जो भी ज्ञान होगा उसको विश्लेषण छोटे छोटे भागों को हम क्या करेंगे, बांटेंगे, और बांटने के बाद एक साथ इकट्ठा करेंगे, उसे क्या कहेंगे, संश्लेषण। तो ये आपका क्या हो गया, गलत हो गया। तो इसका उत्तर सही क्या होगा, इसका होगा विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। इस तरह आपका क्वेश्चन आएंगे। तो आपको कुल मिला के बात ये, आपको सकारात्मक और समझ विकसित बनानी होगी कि हम चीज़ क्या कर रहे हैं। ठीक है, एक बार वापस देख लो आपने क्या क्या पढ़ा। शिक्षण सूत्र पढ़े इसके अंदर, फिर क्या पढ़ा, फिर शिक्षण के उपगम, फिर पढ़े व्यापक अवधारणा और संकुचित अवधारणा, शिक्षण की अवधारणा, शिक्षक की भूमिका क्या क्या होती है, शिक्षण के चर कौन कौन से होते हैं, और शिक्षण और अधिगम में क्या क्या अंतर होता है। फिर होता है शिक्षण और अधिगम किसे कहा जाता है, और रील में होता क्या शिक्षण। और इस तरह से ये आपके टॉपिक हो गए। और कल अपन टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है शिक्षण के सिद्धांत। फिर पढ़ेंगे शिक्षण के उपागम,
फिर पढ़ेंगे शिक्षण की विद्या। इस तरह से आपका पहला चैप्टर का पहला भाग शिक्षण है जो पूरा हो जाएगा। इसी के साथ आपको शुभकामनाएं, अच्छे से पढ़ते रहिए, साथ साथ MCQ सॉल्व करते रहिए। मिलते हैं अपने अगली क्लास में, तब तक टेक केयर।